Welcome to the channel of Dream University. This is the second part of the paper analysis of CUET PG Political Science. Let me share my screen. Done. Okay, so I have already covered 75 questions. तो हम बिना आपका टाइम जाया करे हम डायरेक्ट 76 क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अब ये कुछ क्वेश्चंस जो है इंटरनेशनल रिलेशंस पर फोकस करेंगे। तो जैसे कि 76 तक हम क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो वो भी इंटरनेशनल रिलेशन से ही रिलेटेड है। 76th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मेजर वॉर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टुक प्लेस इन और 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1947 to 48, 1965 and 1971, सेकंड ऑप्शन है 1962 and 1965, थर्ड ऑप्शन 1962 and 1989, फोर्थ ऑप्शन 1965 and 1989। जैसे मैं बताऊँ काफ़ी क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड का यूज़ होता है। तो इस केस में हम ये देख सकते हैं कि फर्स्ट जो ऑप्शन है, उसमें एक ऑप्शन दिया 1971 जो कि बाकी 3 ऑप्शंस में नहीं दिया है और 1971 इज़ द वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इवेंट्स इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में होता है जो कि पाकिस्तान अ, से बांग्लादेश अलग हो जाता है और बांग्लादेश का फॉर्मेशन होता है। तो वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। अगर आपको 1971 पता होता है, तो आप इज़िली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी बिना 3 ऑप्शन के बारे में अगर इतना नहीं भी पता हो, तो उससे काम चल जाएगा। दिस इज़ हाउ यू नीड टू यूज़ एलिमिनेशन मेथड। अब हम क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 हमसे पूछ रहा है, हू अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स इज़ नोन फॉर रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए इज़ हैंस जे मॉर्गनथ्यू, सेकंड इज़ रॉबर्ट ई ओ कियोएन, थर्ड इज़ जोसेफ नाय, फोर्थ इज़ इमानुएल पॉल स्ट्रीट। तो इंडिया इंटरनेशनल रिलेशंस में भी थियरी होती है जिसमें हम रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म उस टाइप का थियरी पढ़ेंगे। तो उसमें से एक थियरी है रियलिज्म जिसके फेमस इन जो नाम दिए गए उनमें से हैंस जी मॉर्गन तो है वो रियलिज्म का थिंकर। तो बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन सा थिंकर किस इंटरनेशनल रिलेशन की थियरी में आता है। पर इसका हम अभी बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है। अगर हमने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो रियलिज्म तो हम एक क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। हम इंटरनेशनल रिलेशंस की थियरी के लिए अ, बेली स्मिथ को रेफर करेंगे। एक बुक स्टैंडर्ड बुक है जो कि आपको बता दिया जाएगा उसके बारे में, उसका पीडीएफ भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। बाकी ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक बुक होगा एंड्रयू हेविट का, वो हम पढ़ेंगे। उसमें कुछ छोटे जो जो बड़े-बड़े इवेंट्स हुए हैं, उनका डेट, वो मेजर-मेजर छोटा उनका क्या एक डिस्क्रिप्शन टाइप का कि क्या-क्या हुआ था उसमें, कौन-कौन सा कंट्रीज़ था और ये सब के लिए हम ग्लोबल पॉलिटिक्स का बुक एंड्रयू हेविट का रेफर करेंगे। तो अब हम 78th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे सार्क वाज़ फाउंडेड इन द ईयर। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि सार्क कब फाउंड हुआ है, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको आता है तो आता है, डेट्स मेमोराइज़ करनी है, तो ये इसका आंसर है 1985 व्हिच इज़ ऑप्शन नंबर बी। 78th क्वेश्चन का बी इज़ द करेक्ट आंसर। Let's move to the next question, which is 79th. Question है two superpowers during the Cold War were. Option is USA and Russia, second is UK and Russia, third is USA and Russia, फोर्थ इज यूके एंड फ्रांस। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोल्ड वॉर के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। दो सुपर पावर्स थी यूएसए एंड यूएसएसआर। और तो इजीली इसका ऑप्शन नंबर सी है, तो आप आराम से इसको कर देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इससे इजी क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 जब हम अप्रोच करते हैं तो उसमें हमसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी बहुत फेमस पॉलिसी है। इसमें एक जिस तरीके से हम हमारी फॉरेन पॉलिसी बनती है, इसमें एक शिफ्ट आता है और उसमें हम
एक एक स्लोगन टाइप का देते हैं कि एक्ट ईस्ट, एक्ट करें हम ईस्ट की तरफ, तो उसको फिर उसका एक नाम आता है इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 4 ऑप्शंस दिए हैं। First option is to boost its economic and strategic security. Second option is to develop a strong relationship with Indo-Pacific nations. Third is to emerge as a regional superpower. Fourth, to secure access to capital, technology, energy markets. इस क्वेश्चन को देख के हमें ये लगता है कि इसमें एलिमिनेशन मेथड बहुत इजीली यूज हो जाएगा, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है फेमस है, ये आना चाहिए आपको। हम पढ़ेंगे तो इसको हम कवर करेंगे, ये जो मेजर पॉलिसीज हैं। तो इसमें जैसे आप देखिए कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इतना हमें आइडिया होता है कि रीजनल सुपर पावर बनने का कोई भी एक एम्बिशन एटलीस्ट एक्सप्लिसिटली इंडियन फॉरेन पॉलिसी में नहीं दिखता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। और एक बार हम इसको अच्छे से पढ़ें तो नॉट पूछे, नॉट अ की पिक्चर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 80। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, which is 81। क्वेश्चन नंबर 81 में कुछ ट्रीटी दी गई हैं, फिर उनका ईयर दिया गया है, तो वो आपको करना है। तो यार वैसे इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो सब कुछ मेमोराइज पे ही है कि ये ट्रीटी कब हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप अगर देखते हैं तो एक बार जैसे कि इन नाम से पूछा है, जेनेवा प्रोटोकॉल कब हुआ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एबीएम ट्रीटी, सॉल्ट सेकंड ट्रीटी। देन देखिए, आप जैसे अगर जेनेवा का एक रफ आइडिया होता है हम लोगों को, 1925 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट। बट हम एलिमिनेशन के लिए जाएंगे तो ऑप्शन 1 और एलिमिनेट हो जाएंगे, बट 2 और 3 में तो हमें में सेम ऑप्शन दिया है, इस विच इज जेनेवा प्रोटोकॉल को 1925 ही बताया गया है। देन इफ यू मूव टू न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसमें भी 1968 दिया है, वो भी सेकंड और थर्ड ऑप्शन में है। विच मीन्स कि सी और डी का ही हमें आइडिया होना चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन को सही आंसर ढूंढ पाएंगे। वो विच इज एबीएम ट्रीटी जो है, विच इज वो 1972 में हुआ था। अगर हमें ये पता होता है तो हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और इस हिसाब से विच मीन्स कि ऑप्शन सी इज द राइट वन। तो इसका आंसर है सी। ये सब मेमोराइज पे ही है, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ नहीं सकते हैं, बस आपको ये पता होनी चाहिए कि इम्पोर्टेंट ट्रीटीज कब कब हुई हैं, क्या फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट हुआ है, फिर जैसे कि कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, कौन कौन उसके मेंबर हैं, कब फाउंड हुआ है, उसमें कुछ मेजर नया कुछ ओरिएंटेशन कंट्रीज ने करा है जो मेंबर्स पार्टिसिपेट किए हैं, वो सब हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 को जब हम पढ़ते हैं, विच इज नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कुछ ऑथर्स दिए हैं और उनका बुक्स दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपको ये सीयूईटी में, कि ऑथर्स हो गए, वो आपको सारी ही जो डिफरेंट स्ट्रैंड्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, जैसे इंडियन पॉलिटिक्स थियरी, फिलोसफी, फिर उसके बाद कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिकल, इस समय आपको जो भी मेजर थिंकर्स हैं उनका किताब आपको पता होनी चाहिए। तो ये हम अप्रोच करते हैं। फर्स्ट इज मैकेबली। मैकेबली का प्रिंस बहुत फेमस है, तो ये तो हमें पता होना चाहिए। तो ए का थर्ड ऑप्शन, विच मीन्स कि सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में ही ए को थर्ड बताया, मतलब मैकेबली प्रिंस ने लिखा है ये बताया। विच मीन्स कि अब हम ऑप्शन नंबर बी को अप्रोच करते हैं, थूसीडाइड्स। थूसीडाइड्स का द पेलोपिशियन वार है, ये बहुत फेमस है। तो ये इसका भी बी ऑप्शन दिया है। तो मॉर्गनथाउ का जो हम पहले अभी नाम पढ़े थे, उसका एक किताब है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो विच मीन्स कि सी इज द राइट आंसर। और कैनन वॉल्थ का अ, जो बुक है थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो डी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है, ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, विच मीन्स डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, बहुत सिंपल है। बुक्स हमें पता ही होनी चाहिए, बहुत फेमस फेमस बुक्स पूछा है वैसे भी हमसे।
एक सेकंड। हुँ, ओके। बी इज़ द थूसिडाइड्स। हाँ, इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट। हमने ये देखा नहीं कि 4th में भी जो ऑप्शन है, उसमें जो है बी थूसिडाइड्स का जो बुक है वो पेनिप्लेशन वार है, और 4th ऑप्शन जो मैं आपको करेक्ट कर देता उसमें उन उन लोगों ने ऑप्शन सी सही लिखा है, व्हिच मीन्स प्रिंस। इसीलिए इसका आंसर होगा सेकंड। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे कोई डाउट ना रहे। मैकियावेली ने प्रिंस लिखा, फिर उसके बाद थूसिडाइड्स का पेनिपुलेशन वार रहा, हेंस मोहकंता का पॉलिटिक्स अमंग नेशंस है, कैनन वॉल्थ का थ्री इंटरनेशनल रिलेशंस, व्हिच मीन्स बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 83 आता है। 83 में अरेंज द फॉलोइंग कोल्ड वॉर इवेंट्स chronologically फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। ये सारे इवेंट्स कोल्ड वॉर से रिलेटेड हैं। कोल्ड वॉर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पीरियड रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में। उसमें जो जो इवेंट्स हुए उनको chronologically अरेंज करना है, अर्ली से लेके लेटेस्ट तक। तो ये भी जो क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे ये सब बहुत मेमोराइज पे ही है कि ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ, स्विस क्राइसिस कब हुआ, सोवियत कब इंटरवीन करता है अफगानिस्तान में, वियतनाम वार, कोरियन वार, ये सब मेमोराइज पे ही डिपेंड कर रहा है आपका। तो ये तो आपको इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, इसीलिए आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। बाकी ये हम जो इस आगे अगर क्लास लेते हैं तो उसमें ये सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जाएगा, और आपको एक हेल्प भी करी जाएगी कैसे आप इवेंट्स को याद रख पाएँ। फॉर दिस ऑप्शन इज़ सबसे पहले कोरियन वार होता है, फिर उसके बाद स्विस क्राइसिस होता है, फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है, फिर वियतनाम होता है, एंड देन सोवियत इंटरवेंशन होता है, व्हिच मीन्स कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 84th क्वेश्चन, वो थोड़ा हम उसको आप बोल सकते हैं कि कई लोग इतना अच्छे से मेमोराइज़ नहीं करते हैं, तो उस केस में अगर वो क्वेश्चन नहीं भी बनता है आप लोगों से तो इतना लोड नहीं लेना है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाता, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता। बाकी अगर आपका मेमोराइज़ गेम स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको कर लेना चाहिए उसको। 84th क्वेश्चन जो है, वो हमसे पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नैम आर करेक्ट? नैम इज़ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था, उसमें ऑप्शन है फर्स्ट, नैम रिप्रेजेंटेड द कंसर्न इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, बिल्कुल सही है। इट इमर्ज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए वेव ऑफ डिकलरेशन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये भी सही है। इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, बिल्कुल सही है। रेलेवेंस ऑफ नाम आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इज बीइंग डिबेटेड, अभी भी चल रहा है ये कि नाम का रेलेवेंस है कि नहीं। लास्ट ऑप्शन, नाम सपोर्टेड द पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म। देखिए, हम एलिमिनेट करते हैं तो नेम कभी भी पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि उसके अगेंस्ट ही अ, एक ओरिएंटेशन रहता है इस पॉलिसी का। तो इसी वजह से हम इसका ई जो ऑप्शन होगा, ई जिसमें भी दिया होगा हम उसको हटा के ऑप्शन चूज करेंगे कि दिस इज द राइट आंसर। तो आप देखते हैं कि ऑप्शन बी जो है उसमें ई नहीं दिया गया, विच मीन्स दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्रोच करते हैं 85th। इसमें एक बुक दिया है, इसका ऑथर हमें पता करना है। बुक है एंगेजिंग इंडिया, जिसका सबटाइटल है डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी एंड द बॉम्ब। तो ये जो बुक है, अ, इसमें इसका आंसर तो स्ट्रोक टेलबॉट है, पर इस टाइप का बुक आप लोगों ने को पता हो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इस केस में एक जो गैस हो सकता है वो ये हो सकता है कि
हर्षदीप पंत, सी राजा मोहन, ये दोनों नाम बहुत ही फेमस है और इनका बुक्स हमें पता होना चाहिए। तो उस केस में हम ये पता कर सकते हैं कि ये दोनों लोग नहीं लिखे हैं। जसवंत सिंह भी फेमस इंसान रहे हैं, तो इसका भी बुक हमें आइडिया होना चाहिए। तो आप इसका स्ट्रोक टेलबॉट ये गेस कर सकते हैं कि ये फॉरेन राइटर हैं, बाकी सब इंडियन राइटर हैं। तो हमें इंडियन राइटर का पता है, ये ऐसा किताब नहीं लिखे हैं, तो स्ट्रोक इज द लास्ट सेफ ऑप्शन फॉर अस टू गो। तो इसका आंसर है बी। 86th क्वेश्चन है which asks the US Indian Nuclear Corporation Approval and Non-Proliferation Enhancement Act was signed in the year. Options is 2005, 2001, 2008, 2020. इसका सही आंसर है 2008। ये भी पूरा मतलब एक तरीके से मेमोराइज पे ही कि आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। पर एक ट्रिक जो है वो ये यूज कर सकते हो आप कि एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए कि ये जो डील अप्रूव हुआ था या उसका एनैक्टमेंट हुआ था वो मनमोहन जी के टाइम पे हुआ था। वो 2004 के बाद आते हैं। तो व्हिच मीन्स कि और 2001 वाला ऑप्शन जो सेकंड है वो एलिमिनेट हो जाएगा। 2020 में नहीं हुआ, ये हमें कंटेम्परेरी है, तो पता चाहिए कंटेम्परेरी में कुछ नहीं हुआ। और 2005 जो है उस टाइम जस्ट मनमोहन जी आई थे, तो इस वजह से वो उस टाइम तो नहीं हुआ है। 2008 इज द सेफेस्ट ऑप्शन एंड व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप कई बार डेट्स जो हैं अ, मेरा एक तरीका यही होता है कि मुझे इवेंट्स के आस-पास पता होता है डेट्स। तो उस तरीके से आप देख सकते हो। जैसे बहुत सारे इवेंट्स जो इमरजेंसी के आस-पास घट रहे होते हैं, तो मैं उसको उसी तरीके से अ, मेमोराइज़ करता हूँ कि जैसे ये इवेंट जो है वो इमरजेंसी के आस-पास हुआ है। तो इसी तरीके से एक तरीका हो सकता है कि आप ये इसको याद रखें कि मनमोहन जी के टंडन में ऐसा कुछ हुआ था और ये सब इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। Woodrow Wilson's 14 points stress the importance of options is self-help in international relations. Second option is security dilemma in international relations. Third is traditional morality in international relations. Fourth option is collective security in international relations. इसका आंसर जो है वो है डी। वुडरो विल्सन जो है बहुत ही फेमस फिगर है, यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं। उस टाइम ये लोग एक 14 पॉइंट्स पे बहुत सारी कंट्रीज आके अग्री करती हैं कि हम लोग कुछ पॉलिसी बनाते हैं। उनमें से एक पॉइंट था कि कलेक्टिव सिक्योरिटी को हम एम्फसाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच मींस ऑप्शन डी इज द राइट वन। 88th क्वेश्चन हमसे पूछता है द पर्पस ऑफ द यूएस मार्शल प्लान वाज। ऑप्शन इज टू एक्सटेंड इकोनॉमिक लोन्स टू वार टॉर्न कंट्रीज इन यूरोप। सेकंड ऑप्शन इज टू गिव यूएस अ फेवरेबल इमेज एज अ क्रेडिटर। Third is to ensure economic stability and political order in the post-World War Second world. Fourth is all of the above. यूएस मार्सन प्लान के बारे में हमें पता होना चाहिए, एक इम्पोर्टेंट इवेंट है और इसका सारे ही ऑप्शन सही है क्योंकि इकोनॉमिक लोन्स के बारे में भी बात करते हैं। यूएस का एक फेडरल इमेज तो उनको खड़ा करना ही था और ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल ऑर्डर पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद की एक ऑब्जेक्टिव था उसका। तो व्हिच मीन्स कि 88 का ऑप्शन डी इज द राइट। 89th is the question. Which of the following is not a part of UN Millennium Development Goals? UN Millennium Development Goals बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है, ये आपको पता ही होना चाहिए। uh, इसमें हमसे पूछ रहा है, पर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो एक एलिमिनेशन का भी स्मेल आ रहा है, वो हम कर सकते हैं। वैसे आपको पता होनी चाहिए सारे गोल्स क्या हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये पहले तो जानिए। अगर नहीं पता है तो हम देखते हैं कि एलिमिनेशन कैसे यूज हो सकता है। फर्स्ट इज टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, बिल्कुल सही है, ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड इज अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ये भी एक गोल है। थर्ड इज प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट, ये भी गोल है। और फोर्थ वन जो है प्रमोट साउथ साउथ कॉपरेशन। इस टाइप का कोई भी बात नहीं किया गया है। अगर आपको पूरे गोल्स एग्जैक्टली याद नहीं है तो आपको इतना तो पता ही होगा जब आप गोल्स पढ़ लेंगे कि साउथ
और साउथ कोरिया कॉर्पोरेशन के बारे में बात करता ही नहीं। किसी भी टाइप की कॉर्पोरेशन के बारे में यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट बात नहीं करता। व्हिच मीन्स कि इसका आंसर जो होगा फोर्थ होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा गया। तो एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि जल्दी-जल्दी में आप ये क्वेश्चन को ढंग से ना पढ़ें। तो ये बार-बार मैं पिछले वीडियोज़ में भी अ, एम्फसाइज़ करते रहा कि क्वेश्चंस को पहले एक बार अच्छे से पढ़िए, फिर आप अपने आंसर्स ऑप्शंस देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th। ये पबैड का पोर्शन चालू हो गया है शायद। एक बार देखते हैं क्वेश्चन पढ़ के। Which of the following is not a type of public policy in Theodore Loy's classification? हाँ, ये पबैड का क्वेश्चन है। पबैड के लिए हम एक बुक आता है, विद्युत चक्रवर्ती की एक बुक आता है, जो कि ड्यू जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी वो जानते हो कि ये बुक फेमस है। विद्युत चक्रवर्ती की एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बुक है, उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें हम कुछ चैप्टर्स, ज़्यादा नहीं घबराना है। पबेड में कुछ 2-3 चैप्टर्स हैं वो हम पढ़ेंगे, बाकी उनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन्स आते हैं। इस बार अभी जब जैसे पबेड के क्वेश्चन देखेंगे तो हम देखेंगे कि सारे क्वेश्चन लगभग वहीं से आए हुए हैं। तो ये उसमें आपको आराम से मिल जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा। Which of the following is not a type of public policy in Theodore Law's classification? First is option is regulatory policy, distributive policy, redistributive policy, welfare policy. Not लिख रहा है, which means welfare policy is the right answer. Uh, so option D is the right answer for this question. Okay, let's move forward. Question number 91. Which of the following is / are correct about the हाथरॉन एक्सपेरिमेंट्स? ये एक एक्सपेरिमेंट करा गया था, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरीके से बात कर रहा था कि कैसे एक कंपनी को रन करना चाहिए, और इसलिए ये एक्सपेरिमेंट करा गया। तो 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इट वाज अ पायनियरिंग स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स बिहेव इन ऑर्गेनाइजेशंस। बिल्कुल सही है। Second option is it was carried out at the Hawthorne Works of Western Electric Company UK। इसमें ट्रिक ये है कि फर्स्ट ऑप्शन तो सही है ही, पर थर्ड ऑप्शन जो है वो बोथ ए एंड बी भी पूछ रहा है। बट इसमें एक इश्यू ये है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक ऑर्गेनाइजेशन यूके में भी करा गया था, पर वो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज करा गया था। एट द सेम टाइम वो हॉथॉर्न वर्क्स करके कुछ इस तरीके का नहीं था ऑर्गेनाइजेशन का, व्हिच मींस ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट थिंग गिवन इन दिस ऑप्शन। जो भी हमें 2 ऑप्शन दिए गए हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है, व्हिच मींस ओनली ए इज द राइट ऑप्शन टू चूज। तो 91 क्वेश्चन का ए सही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉपेट से। क्वेश्चन नंबर 92 है, द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज ऑथर्ड। ये बुक फेमस है ये। एफ डब्ल्यू टेलर ने किताब लिखा है, ये तो आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए, और तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ए इज द राइट ऑप्शन। जैसे मैं बोला कि पॉपेट के भी राइटर्स जो है फेमस, उनका किताब आपको पता होना चाहिए। Question number 93. पूछ रहा है हमसे who is associated with the concept of bounded rationality? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चार्ल्स ई लिंडब्लॉम, सेकंड अल्बर्ट सिमन, थर्ड थॉमस आर डायर, फोर्थ एजिकल रॉड। तो ये बाउंडेड रेशनैलिटी का कंसेप्ट बहुत ही फेमस है, हर्बर्ट सिमन इससे रिलेटेड है। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये भी वो 2-3 चैप्टर जो आपको मैं बताऊंगा पॉपेट में, उसमें से ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बाउंडेड रेशनैलिटी का जो कंसेप्ट है, हर्बर्ट सिमन ने दिया है। हम अभी बता नहीं रहे कि ये क्या है, पर ये बाद में डिटेल में पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94। Which of the following statements are true about game theory? Game theory बहुत ही important concept है, जो कि IR में भी यूज होता है, बहुत जगह इसको यूज करा जाता है। इकोनॉमिक्स में शायद ये ओरिजिनेट होता है, फिर IR में जाता है।
फिर बहुत सारे डिसिप्लिन में इसको यूज करा जाता है। ऑप्शन दिया है game theory attempts to understand collective human activity as an outcome of interactive decisions. Second option is it assumes decision makers are involved in choices that are interdependent. Third option is in game theory, the best depends upon what others do. Fourth is game theory can be applied to decisions about war and peace and use of nuclear weapons and international diplomacy. Last option है the conditions of game theory are always approximated in real life. तो हम उसको एलिमिनेट करने जाएंगे कि ऑप्शन ई इज नॉट द राइट कि गेम्स थ्योरी की कंडीशंस हमेशा अप्रोक्सीमेट नहीं होती है रियल लाइफ में, तो वो हम देख सकते हैं। तो फिर इसका ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ई किस ऑप्शन किसमें है, तो वो तो हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। विच मीन्स देखिए आप कि ऑप्शन ए ही है जिसमें ई ऑप्शन नहीं दिया है, तो ए बी सी डी वो चारों ही गेम थ्योरी से रिलेटेड हैं। वो एक स्टेटमेंट है जो सही है। गेम थ्योरी बहुत सही कॉन्सेप्ट है, इसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95th। 95th क्वेश्चन, which of the following are true about a federal system? ऑप्शंस हैं A is a federal system is based on a constitutional division of power. सही। ऑप्शन बी है in a federal system the power remains centralized. यार ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। फेडरल सिस्टम में पावर सेंट्रलाइज तो नहीं रहती है, पावर बल्कि डिवाइडेड रहती है स्टेट और यूनियन में। तो हम देख सकते हैं कि बी ऑप्शन किन किन में दिया है, तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। देखिए तीनों ही ऑप्शंस में बी दिया है, व्हिच मींस ऑप्शन 2 ही है जिसमें बी नहीं दिया है। तो ये देखिए आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं कि आप इजीली ऑप्शन बी को चुन सकते हैं। तो अगर आपको बाकी ऑप्शंस नहीं भी आते, पर इसका मतलब ये नहीं आप नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़िए, पर आप इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको सी डी के बारे में जानकारी नहीं दी है तो आप इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम इसका ऑप्शन जो है वो बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 96। Who coined the phrase catch-all party? कैचॉल पार्टी बहुत ही फेमस टर्म है। पार्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे, किस टाइप की पार्टीज होती हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। कुछ इलेक्शंस के टाइप्स जो हैं, क्या सिस्टम्स हैं, तो वो सब भी पढ़ाया जाएगा। तो उसमें ये बहुत इजीली हो जाएगा कि कैचुअल पार्टी कौन टर्म प्लेस करता है। ऑप्शन है रॉबर्ट डाल, डोकर, सर्टोरी, ऑटो फ्रिशमायर। वो बहुत इजी है, ये ऑटो फ्रिशमायर इसको कॉइन करते हैं इस प्लेस को, कैचुअल पार्टी। तो 96 का ऑप्शन है डी। बहुत इजी क्वेश्चन है। 97th क्वेश्चन है और वो हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडर्न अप्रोचेस टू कंपेयर पॉलिटिक्स। वो बहुत इजी। ऑप्शन 1 इज बिहेवियरल अप्रोच, बिल्कुल ये मॉडर्न अप्रोच ही है। सेकंड इज स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच, ये भी मॉडर्न अप्रोच है। थर्ड इज सिस्टम्स अप्रोच, ये भी मॉडर्न अप्रोच है। एंड विच मीन्स कि ऑप्शन 4 जो है ऑल ऑफ द अबव इज द राइट वन। 97th का डी इज द राइट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंपेयर पॉलिटिक्स से भी। 98th question, with who among the following is not a classical elitist thinker? Option 1 is J.S. Computers. Option B is Prato Pareto. Option C is Robert Mitchells. This R is Robert, right? G. Mosca. Classical, not a classical elitist thinker. इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि जो जेस कंप्यूटर है ये क्लासिकल एलिटिस्ट थिंकर नहीं है, तो ये सही ऑप्शन है। ये भी बहुत इजी है। एलीट थ्योरी हम पूरा पढ़ेंगे इसमें कि इसका क्या रिलेशनशिप है। जैसे एक पावर एलीट्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है,
बाकी जो भी एलिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, किस तरीके से उसका यूज़ होता है, किस तरीके से हम सोसाइटी को बेटर तरीके से समझ सकते हैं, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को समझ सकते हैं, वो सब हम पढ़ाएँगे। बहुत ईज़ी क्वेश्चन ये। 99th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ स्लैश आर करेक्ट? ऑप्शन इज़ द ओरिजिन ऑफ constitutional is traced in the Magna Carta. Second is State Duma is Russia's national legislature. Third is separation of power. It's about distributing powers between the center and the state units. Okay. D is Canada has parliamentary federal polity. ऑप्शन सी को आप पढ़ेंगे कि separation of powers is about distributing powers between center and the states. It's not about distributing powers. Separation of the power is not about the central state coverage. This is called डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात नहीं करता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में नहीं बात करता। सेपरेशन ऑफ पावर की तीन जो विंग्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो अलग अलग है। उसमें सेंट्रल स्टेट के बारे में कोई बात नहीं करा जाता है। तो विच मीन्स ऑप्शन सी जहां है हम उसका एलिमिनेट कर देंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सी दिया है सेकंड ऑप्शन में, वो इजीली हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और द ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टेटेड इन द मैग्ना कार्टा। कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें पता पड़ता है कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर देन वी हैव ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड, स्टेट ड्यूमा इज रशिया नेशनल लेजिस्लेचर। ये आपको पता हो, मुश्किल है कि आपको ये पता हो, पर ऑप्शन डी जो है, कनाडा हैज पार्लियामेंट फेडरल पॉलिटी, ये दो आपसे बहुत इजीली एक्सपेक्ट करा जाएगा कि आपको ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पता हो कि वो मैग्ना कार्टा से ट्रेस कर जाता है, कनाडा पार्लियामेंट्री फेडरल पॉलिटी है। थर्ड ऑप्शन आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। उस केस में हम ऑप्शन सी बी को हटा देंगे, इसमें सी ऑप्शन दिया गया है। फिर ए सही है तो हम 4 को एलिमिनेट कर देंगे, डी को एलिमिनेट कर देंगे, उसमें ए नहीं दिया गया है। फिर हम फर्स्ट और सेकंड पर बॉइल डाउन हो जाएंगे और ऑप्शन सी इज द राइट वन, क्योंकि इसमें डी जो है फर्स्ट में ऑप्शन ए में नहीं दिया गया, विच मीन्स सी इज द राइट वन। ये भी इजी क्वेश्चन बना उस हिसाब से। फिर लास्ट क्वेश्चन है विच इज 100th वन, फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूड। इजीली मैंने बोला था कि हम पॉलिटिकल पार्टी पूरा पढ़ेंगे, पार्टी सिस्टम पढ़ेंगे, क्या वो करते हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो फर्स्ट हम इसको देखते हैं एक बार करके। ऑप्शन ए इज कोऑर्डिनेशन विद इन गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, ये फंक्शन बिल्कुल है। सेकंड इज कंटेस्टिंग इलेक्शंस। एग्जैक्टली, पॉलिटिकल पार्टी और एक तरीके से एनजीओ को डिफर ही काफी हद तक, नॉट एग्जैक्टली, ये सारा बहुत सारी इलेक्शंस पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि कंटेस्ट करते हैं, अपने मन से नहीं करते, उनके बहुत सारे पर्पस होते हैं कि वो क्यों पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील हो गए हैं। पर लार्जली देखा जाए तो फंक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन कंटेस्ट करना। थर्ड इज रिक्रूटमेंट ऑफ कैडर, बिल्कुल हाँ, एक कैडर मोबिलाइज, कैडर खड़ा करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। सेकंड इज रिप्रेजेंटेशन, लास्ट इज लेजिस्लेशन। तो हम एलिमिनेट करने जाए तो हमें ये देखना चाहिए कि लेजिस्लेशन फंक्शंस नहीं होता है पॉलिटिकल पार्टी का, ओनली व्हेन दे come to the power then only they can legislate, before that they cannot, which means कि functions of political party does not include legislation। जो E option है वो जहां जहां होगा उसका हम eliminate कर देंगे, which means कि only first option में ही E को जगह नहीं दी है, बाकी सब में दी गई, which means A is the right answer for this। अब ये पेपर का जो है वो एनालिसिस हो चुका है। लार्जली इस पेपर को मैं देख रहा हूँ तो ये पता चल रहा है कि क्वेश्चंस बहुत इजी आए हैं, कुछ क्वेश्चंस रफली 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब उनमें आपको डिस्काउंट दिया जा सकता है कि अगर आप उनको गलत करते हैं, आपको आइडिया नहीं है तो चलेगा। पर लार्जली 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ठीक क्वेश्चंस है। अगर आप एवरेज बनते हैं विद
अच्छा प्रिपरेशन आपने मतलब स्ट्रैटेजिक अच्छी तरीके से अप्रोच करा है एग्ज़ाम और एवरेज आपका स्टडी रहा है, तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन्स आप कर पाएँगे। ओके।